रोम साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके विशाल राज्य क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप और फर्टाइल क्रिसेंट यानी पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। इस सीरीज में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि इस साम्राज्य का गठन कैसे हुआ, किन किन राजनीतिक ताकतों ने इसके भाग्य को बनाया, संवारा और इस साम्राज्य के लोग किन किन सामाजिक समूहों में विभाजित थे। आप देखेंगे कि यह साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृतियों तथा भाषाओं के वैभव से संपन्न था। वहां स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफी सुदृढ़ थी। वैसी स्थिति आज के अनेक देशों में भी देखने को नहीं मिलती, लेकिन वहां की अर्थव्यवस्था ज्यादातर दास श्रम के बल पर चलती थी, जिस वजह से एक बहुत बड़ा तबका स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था। 5वीं शताब्दी और उसके बाद के समय से पश्चिम में साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन अपने पूर्वी आधे भाग में अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा। रोमन साम्राज्य का विस्तार ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में 2 सशक्त साम्राज्यों का शासन था। ये 2 साम्राज्य रोम और ईरान थे। रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे और अपने इतिहास के अधिकांश काल में वे आपस में लड़ते ही रहे। उनके साम्राज्य एक दूसरे से बिल्कुल पास में थे। उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी, जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी, अलग करती थी। यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग करते हैं, जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा गया है और यह उन दिनों रोम साम्राज्य का दिल था। रोम का भूमध्य सागर और उत्तर तथा दक्षिण की दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित सभी प्रदेशों पर कब्जा था। उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण 2 महान नदियों राइन और डैन्यूब से होता था और दक्षिणी सीमा विशाल सहारा रेगिस्तान से बनती थी। इस प्रकार इस अत्यंत विशाल क्षेत्र में रोम साम्राज्य फैला हुआ था। दूसरी ओर कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक का समूचा इलाका और कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी ईरान के नियंत्रण में थे। इन 2 महान शक्तियों ने दुनिया के उस अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था, जिसे चीन के लोग ताचिन कहा करते थे। साम्राज्य का आरंभिक काल रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर 2 चरणों में बांटा जा सकता है, जिन्हें पूर्ववर्ती और परवर्ती चरण कह सकते हैं। इन दोनों चरणों के बीच 3री शताब्दी का समय आता है, जो उन्हें 2 ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो 3री शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य और उसके बाद की अवधि को परवर्ती साम्राज्य कहा जा सकता है। 2 महाशक्तियों तथा उनसे संबंधित साम्राज्यों में एक बड़ा अंतर यह था कि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण था। इस अवधि के दौरान पार्थियाई तथा बाद में ससानी राजवंशों ने ईरान पर शासन किया। इन राजवंशों का शासन ज्यादातर ईरानियों पर ही रहा। इसके विपरीत रोमन साम्राज्य ऐसे क्षेत्रों तथा संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था, जो मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली तथा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। रोमन साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थीं, लेकिन प्रशासन के प्रयोजन के लिए लैटिन तथा यूनानी भाषाओं का ही प्रयोग होता था। पूर्वी भाग के उच्चतर वर्ग यूनानी भाषा और पश्चिमी भाग के लोग लैटिन भाषा बोलते और लिखते थे। इन दोनों भाषाओं के बीच की सीमा रेखा भूमध्य सागर को चीरती हुई उस पार अफ्रीकी प्रांत त्रिपोलितानिया और सायरे नायका के बीच से जाती थी। जो लोग साम्राज्य में रहते थे वे सभी एकमात्र शासक यानी सम्राट की ही प्रजा थे, चाहे वे कहीं भी रहते हों और कोई भी भाषा बोलते हों। प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। हालांकि ऑगस्टस एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, फिर भी इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वो केवल एक प्रमुख नागरिक था, निरंकुश शासक नहीं था। ऐसा सीनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था। सीनेट वो निकाय था जिसने उन दिनों में, जब रोम एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र था, सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा था।
रोम में सेनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा। वो एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन व अभिजात वर्गों यानी मुख्य रूप से रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था, लेकिन आगे चलकर इसमें इटालियन मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया। रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज यूनानी तथा लैटिन में ज्यादातर लिखी मिलती हैं, इन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई थी। इन पुस्तकों से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि सम्राटों की परख इस बात से भी की जाती थी कि वे सेनेट के प्रति किस तरह का व्यवहार रखते थे। सबसे बुरे सम्राट वे माने जाते थे जो सेनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे और उनको शक की निगाह से देखते थे या फिर उनके साथ क्रूरता व हिंसा करते थे। कई सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे, लेकिन अधिकतर सेनेटरों को यह एहसास जरूर हो गया था कि यह असंभव था। सम्राट और सेनेट के बाद रोमन साम्राज्य की एक अन्य प्रमुख संस्था थी सेना। रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और उसे कम से कम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। एक वेतन लेने वाली सेना का होना निसंदेह रोमन साम्राज्य की अपनी एक खास विशेषता थी। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा इंडिविजुअल संगठन था जिसमें चौथी शताब्दी तक लगभग 6 लाख सैनिक थे और उसके पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी। सैनिक बेहतर वेतन और सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। यदि सैनिक अपने सेनापतियों और यहां तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस करते थे तो यह आंदोलन सैनिक विद्रोहों का रूप ले लेते थे। संक्षेप में कहें तो सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।